पाकिस्तान में हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आ रही है। पश्चिम बंगाल के तटों से रिमाल तूफान टकराया है। आपको बता दें कि 135 किलोमीटर की रफ्तार से रिमाल तूफान टकराया है। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तूफानी हवाओं की वजह से कई जगह जो पेड़ है वो भी उखड़े हैं। उसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कई घंटे तक रिमाल तूफान का लैंडफॉल चला है। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है पश्चिम बंगाल से। आपको बता दें कि एक ओर जहां उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोग जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बंगाल की खाड़ी से शुरू हुआ रिमाल तूफान देर रात पश्चिम बंगाल के तटों से टकरा गया। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान पश्चिम बंगाल के तटों से उत्तर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड कम होती जा रही है। मौसम विभाग के मुताबिक रिमाल तूफान 13 किलोमीटर की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है और तूफान की गंभीरता को देखते हुए पीएम मोदी ने भी संबंधित विभागों के साथ समीक्षा बैठक की है और अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाने के भी निर्देश दिए हैं। तो ये बड़ी जानकारी। पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में तेज बारिश हुई है। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए, तूफानी हवाओं की वजह से कई जो पेड़ है वो भी उखड़े हुए हैं। पश्चिम बंगाल के तटों से जो ये रिमाल तूफान है वो टकराया है। दो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर देखिए कैसे जो पेड़ है वो सड़कों पर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर बारिश हो रही है, वाहन चालकों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल के चक्रवात तूफान रिमाल के टकराने की घटना पर केंद्रीय गृह मंत्रालय नजर बनाए हुए है। अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, चक्रवात रिमाल लैंडफॉल को लेकर के संबंधित अधिकारियों से बातचीत की है। जिन इलाकों में चक्रवात का असर हो सकता है वहां एनडीआरएफ की तैनाती की गई है। साथ ही तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित क्षेत्रों में पहुंचाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने ये भी लिखा, मोदी सरकार आपदाओं में न्यूनतम जनहानि के लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। जो ट्वीट किया गया है गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से वो हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के तटों से जो रिमाल तूफान है वो देखिए टकराया है और उसके बाद से अब कड़े निर्देश अधिकारियों को दे दिए गए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें भी तैनात की गई है। और आपको हम कुछ तस्वीरें दिखा रहे हैं जो उस वक्त की हैं जब रिमाल तूफान का लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के तटों पर शुरू हुआ था, जिसका असर पश्चिम बंगाल के कई इलाकों में दिखाई दिया। मौसम विभाग के मुताबिक इस दौरान करीब 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली है और तूफानी बारिश हुई है, जिसकी वजह से कई जगह पेड़ जो है वो उखड़ गए हैं। 3 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर है। कोलकाता की ये तस्वीर देखिए, तूफान की दस्तक की तस्वीर है। पूर्वी मेदिनीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, अलीपुर की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पर तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ पौधे भी गिर गए। डीआरएफ एसडीआरएफ की टीम आपको नजर आ रही है। सड़कों पर वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई क्योंकि पेड़ गिरे हुए थे। सिचुएशन तो देखिए, कुछ कुछ जगह पे जो है हमें मिल रहा है कि कुछ कुछ जगह पे ट्री अपरूटिंग हुआ है। तो जहाँ जहाँ पे ट्री अपरूटिंग हुआ है वहाँ पे हम लोगों का कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का टीम, कोलकाता पुलिस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम वो आके काम कर रहा है। जल्द से जल्द ये जो ट्रीज जो अपरूटेड हुआ है उनको काट के उनको साइड किया जाएगा ताकि रास्ता खोल सके। अभी ये साइक्लोन को लेके स्पेशल यूनिफाइड कंट्रोल रूम पूरा रात मॉनिटर कर रहा है। म्यूनिसिपैलिटी का कंट्रोल रूम दैट इज ऑल्सो बीइंग ओपन फॉर द एंटायर टाइम ड्यूरेशन ऑफ द साइक्लोन। और टोटल सिचुएशन का मिनट टू मिनट जो सीनियर ऑफिसर है उनका सुपरविजन में पूरा काम चल रहा है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में अगले 3 दिनों तक भीषण गर्मी और गर्म हवाओं का सिलसिला जारी रहेगा। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज दिल्ली का तापमान 46 डिग्री सेल्सियस को पार कर सकता है, जिसको देखते हुए लोगों को बचाव करने और बेहद जरूरी होने पर ही बाहर निकलने की सलाह दी गई है। रविवार को दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में तापमान 48.3 डिग्री दर्ज किया गया था। तो लगातार देखिए गर्मी का सितम जारी है और अगले 3 दिन तक भीषण गर्मी और भी ज्यादा पड़ेगी, इसलिए आप सभी को सुरक्षित रहने की जरूरत है। जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलिए।
तो लगातार मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है, कई जगहों पर ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया है, क्योंकि गर्मी का सितम दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है और अगले 3 दिन तक और भी ज्यादा भीषण गर्मी पड़ेगी। आपको बता दें कि लोगों को काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि गर्मी ज्यादा तेज पड़ रही है। जब दोपहर में लोग निकल रहे हैं तो नौतपा का असर है, दूसरी तरफ गर्मी की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। भीषण गर्मी के बीच सियासी पारा भी हाई है। वहीं लोकसभा के परिणाम से पहले एक बार फिर विपक्ष ने ईवीएम पर सवाल उठाना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल का यह दावा है कि दुनिया की ऐसी कोई मशीन नहीं है जिससे छेड़छाड़ नहीं हो सकती है। कांग्रेस सिब्बल के इस दावे का समर्थन कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने ईवीएम पर उठ रहे सवाल को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। देखिए रिपोर्ट। दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. कि ईवीएम पे भरोसा नहीं किया जा सकता है। क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? लोकसभा चुनाव में 7वें चरण की वोटिंग से पहले ईवीएम पर एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है। 4 जून को जनादेश सामने आने वाला है, लेकिन विपक्ष ने अभी से ईवीएम को कोसना शुरू कर दिया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल का आरोप है कि दुनिया में कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जिसके साथ छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। सिब्बल का दावा है कि हर मशीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। Lot of people who are saying that these machines are possibly tampered, right? So we want to make sure that there is no possibility of tampering. That's all, nothing more than that. We are not saying that they are tampered. We are not saying that they are not tampered. Look, any machine can be tampered. ये तो है नहीं, दुनिया में कोई ऐसी मशीन नहीं है that cannot be tampered. पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल के इस बयान के बाद ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी का कहना है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हो सकती है। वहीं बीजेपी कांग्रेस और कपिल सिब्बल के आरोपों को सिरे से खारिज करती नजर आ रही है। मेरा मानना है कि देश के अंदर चुनाव बैलेट पेपर से होना चाहिए। ईवीएम नाकाबिले भरोसा है, टेम्पर्ड किया जा सकता है, उसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं। ईवीएम के जरिए दुनिया के अंदर कहीं चुनाव नहीं होता, ना अमेरिका के अंदर होता है, ना इंग्लैंड में होता है, ना जापान में होता है। हिंदुस्तान के अंदर ईवीएम से होता है और इसका हमको बहुत तल्ख तजर्बा है। चुनाव के चलते ईवीएम के ऊपर में प्रश्न उठाते जाते हैं। ये कहना कि हम प्रश्न नहीं उठा रहे लेकिन मशीन में गड़बड़ हो सकती है, ये तो प्रश्न उठाना ही है। यही नेता कोर्ट के सामने भी जाते हैं, कोर्ट ने आज तक इन बातों को स्वीकारा नहीं। यही नेता ईवीएम के माध्यम से जो चुनाव होते हैं उससे चुने जाते, जीतते भी हैं, तब ईवीएम को गलत नहीं मानते। तो इस प्रकार के प्रश्न उठाकर चाहे इस रूप से या दूसरे रूप से, क्या ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया में दखलंदाज नहीं कर रहे? ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने का ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी विपक्ष कई बार ईवीएम को कटघरे में खड़ा कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटा चुका है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। अजमेर लोकसभा सीट पर इस बार फिर 2019 के नतीजे ही रिपीट होते हुए दिख रहे हैं। कांग्रेस ने पहले तो उम्मीदवार की घोषणा में देरी की और बाद में पार्टी का काज चुनाव में कहीं दिखाई नहीं पड़ा। बीजेपी एक बार फिर यहां हैट्रिक पूरी करती हुई दिख रही है। देखिए रिपोर्ट। जनता के बीच आन बान शान की पगड़ी माथे से उतरी, जन समर्थन मांगा, खुद को जनता का सेवक करार देकर इमोशनल कार्ड खेलने की भी लाख कोशिश की, पर कांग्रेस के इस बुजुर्ग खांटी जाट नेता को जनता का चुनाव के दौरान आशीर्वाद मिलता नहीं दिखाई दिया। रामचंद्र चौधरी के हिस्से में कभी जीत नहीं आई, बस हार ही उनकी पहचान बन चुकी है। पिछले 30 साल से कभी कांग्रेस तो कभी निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ रहे रामचंद्र चौधरी की राह में हमेशा कांटे ही बिछे रहे। इस बार अशोक गहलोत ने उनको लोकसभा का टिकट दिया तो पायलट समर्थक नाराज हो गए। चुनाव के दिन बूथों पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश जहां चरम पर था, वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथों से नदारद रहे। पीएम मोदी की पुष्कर की जनसभा में भारी भीड़ रही और यहीं से बीजेपी के भागीरथ की जीत की राहें आसान होती चली गयी। बीजेपी उम्मीदवार भागीरथ चौधरी एक बार फिर बड़ी जीत का दावा कर रहे हैं। 4 जून को 400 पार का संकल्प सिद्ध होकर तीसरी बार
नरेंद्र भाई मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। अजमेर में भी ऐतिहासिक मतों से कमल खिलने जा रहा है। बीजेपी उम्मीदवार भागीरथ चौधरी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के रुजु झुनझुनवाला को 4,16,424 वोटों के अंतर से हराया था। 2019 के मुकाबले इस बार मतदान में करीब 8% की गिरावट आई है। अब आपको बताते हैं कि इस विधानसभा सीट पर कितनी फीसदी मतदान हुआ है। विधानसभा सीट अजमेर नॉर्थ की बात करें तो वासुदेव देवनानी यहां से विधायक है और यहां पर मत प्रतिशत रहा 63.84%। अजमेर साउथ की बात करें तो विधायक अनीता बघेल है और मत प्रतिशत 63.22% रहा। नसीराबाद में राम स्वरूप लांबा है और मत प्रतिशत यहाँ का 60.05% है। दूदू से विधायक प्रेमचंद भैरवा है और यहाँ पर मत प्रतिशत 54.29 है। केकड़ी की बात करें तो शत्रुघ्न गौतम विधायक है और यहाँ पर मत प्रतिशत 58.80 रहा। मसूदा से वीरेंद्र सिंह कानावत और यहाँ मत प्रतिशत 58.72 रहा। पुष्कर की बात करें तो सुरेश सिंह रावत यहाँ पर विधायक है और 60.18 यहाँ पर मत प्रतिशत है। किशनगढ़ की बात करें तो डॉक्टर विकास चौधरी यहाँ से विधायक हैं और मत प्रतिशत की बात करें तो 59.58 रहा। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी का दबदबा रहा। इस लोकसभा क्षेत्र की 8 में से 7 सीटें बीजेपी ने जीती है। कांग्रेस के खाते में सिर्फ 1 सीट किशनगढ़ की आई। चुनाव प्रचार के दौरान सचिन पायलट की कमी अजमेर लोकसभा सीट पर साफ तौर पर महसूस हुई। पायलट 2009 में यहाँ से चुनाव जीतकर केंद्र में मंत्री बने थे। कई वरिष्ठ नेताओं ने रामचंद्र चौधरी के समर्थन में पायलट को बुलाने की भी कोशिश की, पर रामचंद्र चौधरी और पायलट के बीच पुरानी अदावतें ही इतनी थी कि पायलट ने अजमेर का रुख करना मुनासिब नहीं समझा। जाहिर है पायलट आते तो गुजरों का एक मुश्त वोट रामचंद्र चौधरी को मिल सकता था। फिर भी अजमेर रामचंद्र चौधरी का दावा है कि वो इस बार चुनाव जीतेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 1 लाख मतों से कांग्रेस पार्टी अजमेर जिले में विजयी होगी। 4 जून को बीजेपी का जाना इस देश से निश्चित हो चुका है। आने वाली सरकार दिल्ली में कांग्रेस पार्टी समर्थित बनेगी और आम जनता का भला करेगी। बहरहाल अजमेर सीट भाजपा का गढ़ बन गई है। पार्टी के पास मजबूत संगठन है और कद्दावर नेताओं की बड़ी पहुंच। वहीं कांग्रेस का संगठन पूरे चुनाव में कहीं नजर नहीं आया। एक तरफ उम्रदराज उम्मीदवार तो दूसरी तरफ संगठन की निष्क्रियता। अजमेर में बीजेपी के मुकाबले कांग्रेस पार्टी चुनाव के दौरान ज्यादा मेहनत करती दिखाई नहीं पड़ी। नेता सिर्फ जातीय समीकरणों के सहारे चुनावी वैतरणी पार करने के दावे करते रहे, मगर धरातल पर हकीकत कुछ और ही नजर आई। ऐसे में कोई चमत्कार भी रामचंद्र चौधरी को चुनाव जिता दे, ऐसा फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा। कैमरा पर्सन शेर सिंह के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 जयपुर। और लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। हरियाणा में समीक्षा करेंगे सतीश पुनिया। आपको बता दें कि पंचकुला में लोकसभा चुनाव की समीक्षा करेंगे और पंचकुला में सभी 10 सीटों पर आकलन करेंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी भी मौजूद रहेंगे। पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता मौजूद रहेंगे और पुनिया को सभी 10 सीटों पर जीत की उम्मीद है और उसी को लेकर के समीक्षा की जाएगी। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। पंचकुला में लोकसभा चुनाव की समीक्षा होनी है। पंचकुला में सभी 10 सीटों का आकलन होगा। आपको बता दें कि हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी जो है वो मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। हरियाणा में आपको बता दें कि सतीश पुनिया जो है वो समीक्षा करेंगे। और बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 के चुनाव में आखिरी चरण से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष के इंडी गठबंधन पर हमले बहुत तेज कर दिए हैं। कल उत्तर प्रदेश के देवरिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिफेंस सेक्टर को लेकर के कांग्रेस पर तीखा हमला किया। पीएम ने यह आरोप लगाया कि कांग्रेस और उसके सहयोगी नहीं चाहते कि भारत रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। भारत से ब्रह्मोस खरीदना चाहते थे दुनिया के कई देश। कांग्रेस सरकार ने उनके सामने भी रोड़े अटकाए। आप जानते हैं क्यों? ये इंडी वाले चाहते हैं भारत रक्षा क्षेत्र में न आत्मनिर्भर बने और न ही भारत में हथियार एक्सपोर्ट करने की क्षमता पैदा हो। ये इंडी वाले चाहते हैं विदेशी हथियारों की डील होती रहे, इनकी दलाली आती रहे।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली के बेबी केयर की तस्वीरें जहन से जाने का नाम नहीं ले रही हैं। बेबी केयर सेंटर में अग्निकांड के बाद 7 नवजात की मौत हो गई। सफेद कफन में लपेट करके नन्हे जिस्मों को उनकी मां को सौंपा गया तो रूह थर्रा गई। अग्निकांड मामले में 2 लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन अब भी कई ऐसे कसूरवार हैं जो मासूमों की मौत के जिम्मेदार हैं। इस दर्द को आप महसूस करेंगे तो भावुक हो जाएंगे। इस मंजर के बारे में सोचेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इस तस्वीर को हकीकत में देखेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। क्या कोई बताएगा सफेद कफन में लिपटे नन्हे जिस्मों का क्या कसूर था? जिस अस्पताल में एक दिन पहले तक नवजात बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, वहां मातम पसरा है। पिछले 24 घंटे से दिल्ली की ये तस्वीर कई सवालों को समेटे हुए है। जिस बेबी केयर सेंटर के भरोसे कई बच्चों की जिंदगी थी, उसकी एक लापरवाही ने खिलते जिस्मों को कफन की सफेद चादर में लपेटकर उन माओं तक पहुंचाया जिन्होंने उनकी लंबी उम्र के लिए मस्जिद और मंदिर एक कर दिए थे। तो जो बिलासटी उन्होंने करवाया है, जो बिलासटी और धंधा गौरव धंधा सिलेंडर का कर रहे थे, उनकी जांच की जाए और क्या नाम उनका लाइसेंस रद्द किया जाए। और अभी तक हमारे पे कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए, कोई विधायक, कोई कर्मचारी, कोई नहीं पहुंचा हमारे पास। हम सिर्फ क्या नाम है अल्लाह भरोसे यहाँ पे मौजूद है। लापरवाही के सरगना का नाम है नवीन, जिसके कहने पर 5 बच्चों के केयर सेंटर में 25 से 30 बच्चों को एडमिट किया गया था। परिवार जब अपने बच्चों से मिलने की परमिशन मांगता तो उन्हें सुबह तक का इंतजार करने को कहा गया। 22 तारीख को हुआ था, सुबह 10:30 बजे, ठीक है। 11:30 बजे एडमिट शिफ्ट किया था क्योंकि वहाँ वो रोई नहीं थी, सिजेरियन हुआ था, रोई नहीं थी, इन्फेक्शन था, इसलिए वहाँ से लेके आए थे। लाने के बाद फिर यहाँ शिफ्ट किया था। इन्होंने बताया कि इन्फेक्शन हो गया है, पर रखा हुआ था नर्सरी में कि इंजेक्शन वगैरह भी दे रहे थे। आज उसकी छुट्टी होने वाली थी, दोपहर तक हम छुट्टी के लिए बुलाया था। हमें 11 बजे हमें फ़ोन करने के लिए बोला था, डॉक्टर ने अपना नंबर दिया था, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। फिर हमें न्यूज़ से ही पता चला, फिर जब भागे आए। बेबी केयर वालों ने आपको रात को जानकारी दी? नहीं, हमें कुछ खबर नहीं मिली। हमें सब न्यूज़ देखी वही खबर मिली है हमें। दिल्ली के विवेक विहार में बेबी केयर सेंटर में लगी आग ने अब तक 7 नवजातों की जान ले ली है। लापरवाही के आरोप में पुलिस ने बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन और ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर आकाश को गिरफ्तार कर लिया है, जिन्होंने नियमों को ताक पर रखकर बेबी केयर सेंटर को पैसा कमाने का अड्डा बना लिया था। आरोपियों पर धारा 304 के तहत केस दर्ज किया गया है। डॉक्टर आकाश वही शख्स है जो हादसे के वक्त ड्यूटी पर तैनात था। डॉक्टर नवीन खिलची जो हॉस्पिटल का संचालक है, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है और साथ में डॉक्टर आकाश जो बीएमएस डॉक्टर है, जो ऑथराइज नहीं था लेकिन वो ऑन ड्यूटी था, वो बाद में फरार हो गया, उसको भी अरेस्ट कर लिया। मौका मुआयना करने में पता चला कि हॉस्पिटल की परमिशन भी 31 मार्च तक की थी और 5 बेड तक की परमिशन थी, लेकिन यहाँ पे 5 से ज्यादा बेड लगे हुए थे और इसके अलावा फायर का भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं थी, एग्जिट की, और फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं थे और ऑथराइजेशन से ज्यादा सिलेंडर्स वहाँ पे थे। दोनों आरोपियों से विवेक विहार थाने में पूछताछ हुई तो पता चला कि नवीन के दिल्ली में 3 अलग अलग जगह पर चाइल्ड केयर सेंटर हैं। विवेक विहार घटना पर दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि बेबी केयर सेंटर में 5 बेड की परमिशन थी, लेकिन यहाँ 25 से 30 बच्चों को रखा गया था। हादसे के वक्त 12 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। 5 बेड के हिसाब से यहाँ ऑक्सीजन के उतने ही सिलेंडर होने चाहिए थे, लेकिन हादसे के वक्त यहाँ 32 ऑक्सीजन सिलेंडर मिले। बेबी केयर सेंटर का लाइसेंस 31 मार्च को खत्म हो गया था, यानी अवैध तरीके से पिछले करीब 2 महीने से बेबी केयर सेंटर चल रहा था। यहाँ तक कि बेबी केयर सेंटर प्रबंधन के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। बेबी केयर सेंटर की बिल्डिंग 1080 स्क्वायर फीट एरिया में बनी थी, जहां इमरजेंसी निकासी के कोई इंतजाम नहीं थे। यानी एक लापरवाही के बाद मचे अग्नि तांडव ने सारे भरोसे का जनाजा उठा दिया। बेबी केयर सेंटर आग का गोला बनता गया
और यहाँ भर्ती नवजात के शरीर खाक होते गए। मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने दुख जाहिर किया है और आरोपियों पर सख्त एक्शन की मांग की। जिस प्रकार आगजनी की दुखद घटना हुई है वो अत्यंत निंदनीय है और इसमें साफ तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है। वहाँ पे ऑक्सीजन की जिस तरह रिफिलिंग की जा रही थी वो बहुत ही हजार्डस था। हमने अपने एक सदस्य को वहाँ भेजा था, वो विजिट करके आई हैं। जैसे उनकी फाइंडिंग हमको मिलेंगी हम दिल्ली सरकार को नोटिस करेंगे। अभी जब सुबह उठे तो इससे ज़्यादा कोई बुरी कोई खबर नहीं हो सकती। 12 बच्चों में से 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे पिता जिन्होंने बच्चों को अपने सोचा होगा उनके लिए कितने क्या क्या नहीं सोचा होगा, वो बच्चे इस दुनिया में आने के बाद कुछ ही दिनों बाद जा चुके हैं। 5 बच्चे हैं, वो पास की फैसिलिटी में रखे गए हैं। वहीं इनमें अभी 5 वो नवजात भी हैं जिनका वक्त रहते रेस्क्यू कर लिया गया, लेकिन उनकी हालत अब भी गंभीर बनी हुई है। 12 बच्चे हमारे पास आए थे, 6 बच्चे ब्रॉड डेथ थे, 7वें बच्चे में थोड़ी सी सांस चल रही थी लेकिन वो 15-20 मिनट में ही एक्सपायर कर गया। लेकिन 5 बच्चे हम उनको बचा सके। बहुत ही ख़राब अवस्था में आए थे, सबका टेम्परेचर बहुत बढ़ा हुआ था, सांस की परेशानी थी, बच्चे काले से हो रहे थे। तो और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। न्यूज 18 पर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इंटरव्यू को लेकर के लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की भी प्रतिक्रिया आई और कांग्रेस की नीति और नियत पर बिरला ने सवाल उठाए। तो क्या कुछ कहा इंडिया गठबंधन को लेकर के, वो आपको सुनाते हैं। के न तो कोई नेता है, न नीति है, न नियत है। उनके सभी दलों के अलग अलग नेता अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। कोई 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कर रहा है, कोई 20 का एजेंडा तय कर रहा है, कोई 40 कर रहा है, कोई 20 का एजेंडा तय कर रहा है। तो गठबंधन जब होता है तो सामूहिक लक्ष्य हो, सामूहिक एजेंडा हो, सामूहिक योजना हो। न तो उनका कोई गठबंधन दिखता है, न गठबंधन के साथ उनका एजेंडा दिखता है, न उनकी नीति नियत दिखती है, न उनका वो झूठे वादे, झूठी घोषणाएं, झूठी चर्चाएं, झूठी अफवाह फैलाकर चुनाव लड़ रही है। उनके पास कोई नीति नियत नहीं है। शुक्रिया। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। नमस्कार।